इरफान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन अब बंद में तब्दील हो गया। प्रदेश में कई जगहों पर आगजनी, पथराव जैसी घटनाएं हुई। कई जगह मीडिया पर भी हमला हुआ और आंदोलनकारियों ने आम लोगों को भी नहीं बख्शा। का परिचय दिया। मंदसौर में कर्फ्यू जैसी जरूरी चीजों के लिए तरस रहे हैं। किसानों की मौत पर आर्थिक सहायता के रूप में बड़ा ऐलान सरकार ने किया है। कांग्रेस ने सीएम से इस्तीफा मांगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकार ने आनन फानन कैबिनेट बुलाई। अब सवाल ये है कि हंगामा कब थमेगा, इसके पीछे आखिर कौन है और जिम्मेदार। हमारा आज का विशेष किसान, सियासत और बवाल। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन डालिए एक बार आज दिन भर के घटनाक्रम पर नजर। मध्य प्रदेश की हवा में ना जाने ये कैसा जहर घुल रहा है। जमीन से सोना पैदा करने वाला अन्नदाता आज सड़कों पर है। फसलें सड़कों पर फेंक दी, अपनी उपज के दाम मांगे तो मिली गोलियां और मौत के बदले मिले 1 करोड़। क्या अन्नदाता की मौत की कीमत भी सरकार ने तय कर ली है? क्या सरकार मौतों की कीमत लगाने लगी है? क्या सरकार व्यवस्था सुधारने की जगह मुआवजे से किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहती है? देश के कई राज्यों में शुरू हुए किसान आंदोलन ने प्रदेश में भयावह स्थिति पैदा कर दी है। मंदसौर में हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। 6 लोगों की मौत हुई। फिर सरकार का बयान आया, गोली पुलिस ने नहीं, उपद्रवियों ने चलाई। कांग्रेस ने इस हिंसा की साजिश रची है। किसानों का मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इसी किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति करना उचित नहीं मानता मैं इसे। और कांग्रेस कैसे भी मध्य प्रदेश में अपना स्थान बनाने के लिए कितने भी नीचे स्तर तक जा रही है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। गोली किसकी बंदूक से निकली, बड़ा सवाल पैदा करता है। कलेक्टर ने भी साफ तौर पर कहा है, गोली चलाने के आदेश दिए ही नहीं थे। वहीं किसान पुलिस पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है। सर, किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर, तो किसान पर इकट्ठित हुए थे और पुलिस ने उसको हटाने की कोशिश करी, पथराव किया। फिर किसानों को बुलाया कि हम कुछ नहीं करेंगे और किसान पास में आए। जैसे ही वो सीआरपीएफ वालों ने गोली चलाई यहाँ से, उसमें 4 किसान मारे गए सर, यहीं पर मौके पर ही। और 2 पीपलिया थाने वाले पुलिस ने चलाई सर। के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना? और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। प्रशासन का कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान को कभी गोली नहीं मारेगा। किसानों 2000 किसानों में कोई इस तरह के हथियार लेके यहाँ नहीं थे वो, और उनके पास हथियार हो भी नहीं सकते। किसान को कभी गोली नहीं मारेगा। और सरकार के कारिंदों का और मंत्रियों का बयान बेहद हास्यास्पद है कि पुलिस के जवानों ने गोली नहीं चलाई है। सरकार के आरोप पर कांग्रेस ने शिवराज सिंह को जनरल डायर बता डाला। कांग्रेस का आरोप है, देखिए, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री जी की सरकार और मुख्यमंत्री जी जनरल डायर के रूप में, अंग्रेजों के जनरल डायर के रूप में किसानों पर गोली चलवाएं, हमारे 5 अन्नदाता किसान साथियों की मृत्यु हो जाए और मुख्यमंत्री जी आंदोलन के 6 दिन बाद ये कहें कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। आर्थिक सहायता काफी नहीं होती। सरकार ने मौतों पर मुआवजा तो दे दिया, पर अन्नदाता यही नहीं रुके। सरकार भी कुछ नर्म पड़ी। किसानों की बातों को माना गया। आपात में कैबिनेट बैठक बुलाई गई और धड़ाधड़ फैसले लिए गए। पर सवाल ये उठता है कि सरकार को इस दिन का इंतजार था? फैसले लेने के लिए क्या पहले किसानों की मांगे नहीं मानी जा सकती थी? किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, जिसका खामियाजा सरकार के साथ साथ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अपने हक की लड़ाई में आम आदमी को परेशान करना कितना सही है? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार, जिसके मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि वो किसान पुत्र हैं, और जाहिर सी बात है वो किसान परिवार से हैं भी, और उसके बाद इस तरह से किसानों का आंदोलन कई हिस्सों में बढ़ जाना, बिखराव हो जाना, और इस बिखराव के बाद बेतरतीब आंदोलन हिंसक हो जाना, कहीं किसानों पर गोली चलाना और कहीं किसानों का
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आम आदमी पर हमला करना, प्रशासन से टकराव, ऐसी कई अप्रिय परिस्थितियां, कई अप्रिय घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई। बुधवार को कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया। जगह जगह बंद के समर्थन में लोग सड़कों पर आए। मिला जुला असर देखने को मिला और इस असर के बीच कई जगह कुछ अप्रिय समाचार भी सुनने को मिले। इन्हीं समाचारों के बीच सरकार ने, खास तौर से प्रशासन ने आज संयम और धैर्य का परिचय दिया। जिस तरह से संयम रखा गया, आंदोलनकारियों की ओर से कई बार ऐसे प्रयास किए गए और कई बार टकराव की स्थिति बनी, लेकिन आज ऐसी किसी भी अप्रिय घटना जिसकी आशंका थी नहीं सुनने मिली। 6 किसानों की मौत, पूरे मध्य प्रदेश जो है वो उस पर असर पड़ा। एक अजीब सा सन्नाटा था, आक्रोश था। मंदसौर में कर्फ्यू आज भी जारी है और लोग इससे परेशान हैं। उन्हें अचानक लगे इस कर्फ्यू से दैनिक जरूरतों की चीजें भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं। प्रशासन के प्रति वहां एक अविश्वास है। कलेक्टर को भी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। प्रशासन ये कह रहा है कि गोली उन्होंने, कलेक्टर कहते हैं कि प्रशासन ने किसी तरह का गोली चलाने का कोई आदेश ही नहीं दिया, तो फिर गोली चली क्यों, कैसे चली, किसने चलाई, क्यों चलाई, बहुत तरह के सवाल हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, सब जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। शांति के टापू मध्य प्रदेश में किसान कब कहना मानते हैं और नाराजगी छोड़ते हैं और सरकार की बात सुनते हैं और सरकार भी उनकी सारी मांगें पूरी करती है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार देवेश कल्याणी जो प्रदेश टुडे के संपादक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक विजय दास, दैनिक हिंदी मेल के प्रधान संपादक, और साथ ही किसान नेता या मैं कहूं किसान नरेश पाटीदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नरेश, आप एक किसान हैं, आम किसान हैं, खेती करते हैं। इतना आक्रोश क्यों उबल पड़ा? ऐसा आखिर क्या ऐसी बात थी जो इतना आक्रोश सड़कों पर आ गया? मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि वो समर्थन मूल्य पर खरीदने को तैयार है। सारी बातें उनके ऐलान करने के दूसरे दिन इस तरह की चीजें, आखिर क्या है? क्यों किसान के मन में इतना आक्रोश है? मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। किसानों की बहुत छोटी छोटी सी जरूरतें होती हैं जिनको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। किसान को उसकी उपज का सही दाम नहीं दिया जा रहा है। व्यापारी बिचौलिए इसमें फायदा उठा रहे हैं जिसका किसान को डायरेक्ट फायदा नहीं मिल रहा है। इसी के चलते आंदोलन स्टार्ट किया था किसानों ने और उसका ये दुष्परिणाम सामने आया है। नहीं, जब सरकार ने ऐलान कर दिया समर्थन मूल्य पर और दिनों तक खरीदारी हो सकती है, ये सारी चीजें ऐलान कर दी। दो चीजों से प्याज खरीदने के लिए भी कह दिया। सर 2 चीजों से कुछ नहीं होता है। किसानों को सभी चीजों में उसकी जो उपज है, जो गेहूं है, लहसुन है, प्याज है, तुअर है, बाकी और भी बहुत सारी फसलें हैं, उन सबके जो भाव हैं लागत के हिसाब से तय करना चाहिए। किसान को जब कुछ बचेगा नहीं, वो कर्ज में डूबता जा रहा है, तो वो कैसे काम करेगा? आप बताएं। बिल्कुल। क्या कहेंगे भूपेंद्र गुप्ता? कांग्रेस हवा दे रही है इस आंदोलन को और कांग्रेस प्रायोजित कर रही है, ऐसा आरोप है सत्ता पक्ष का। ये तो पूरे प्रदेश जानता है और पूरा देश जानता है कि सरकार ने स्वयं जो है किसान संघ के लोगों को और संघ पोषित जो संगठन है उनको इस आंदोलन में घुसेड़ा, इस बदनीयती से घुसेड़ा कि इस आंदोलन को वो जो है नष्ट कर देंगे, बदनाम कर देंगे। उन्हीं लोगों ने जो है अराजकता की बातें करी और फैलाई और जो है गुपचुप सरकार से जो है एक झूठा समझौता कर लिया जो इस आंदोलन से लोग संबंधित ही नहीं थे। जब सरकार ये सारे जो है दुष्कृत्य कर रही थी,
तब सरकार को ये सोचना चाहिए था कि एक नैसर्गिक आंदोलन को जो उन लोगों की, अन्नदाताओं की किस जीवन से जुड़ा हुआ है, क्या उसको ये सब साजिशें, षड्यंत्र करने की आवश्यकता थी? आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन स्वयं स्फूर्त आंदोलन है। एक जो है नेचुरल लीडरशिप डेवलप हो रही है समाज के अंदर से। क्यों? क्योंकि वो परेशान है, वो इस सीमा तक पहुंच गए हैं कि बर्दाश्त के बाहर है। ये सरकार 50 रुपए में जिस दाल को खरीद रही है, तुअर की दाल को, 60 रुपए में हिंदुस्तान की सरकार उसको इम्पोर्ट कर रही है बाहर से। ये कीमत हम अपने किसान को नहीं दे सकते क्या? 5 साल के लिए मोजम्बिक के किसानों को गारंटी दी है इस सरकार ने, और भारत के किसान से आप खरीदने तैयार नहीं है। आज जो है ये झूठ और फरेब की राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है। क्या एमएसपी तय करने का अधिकार है क्या राज्य सरकार के पास? कौन एमएसपी पर खरीदता है? एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार करती है। ये सरकार किस अधिकार से और किस उससे जो है इस तरह की घोषणाएं करके अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? आज जो परिस्थिति पैदा है, उस परिस्थिति में बातचीत सबसे बढ़िया हल था कि लोगों के साथ आप बातचीत करते, निरंतर उनके साथ जो है संवाद करते और उनको जो है राहत पहुंचाते, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। आज जो है आपको बता दूं कि 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का इस देश में माफ हो गया। क्या किसान का 1 लाख 1 करोड़ रुपया माफ नहीं हो सकता है? आज उत्तर प्रदेश के किसान का पैसा माफ हो गया। पूरे देश में क्या कहीं पर और किसान रहते नहीं है? सरकारों की सोच जो है संवेदनशीलता से भरी हुई होना चाहिए। वो आपके लोग हैं, आपके हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश की जनता है, उन्हीं ने आपको जो है आशीर्वाद देकर चुना है। क्या वादा नहीं किया था मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने कि जो है सत्ता में आते ही हम जो है 50,000 तक के कर्जे माफ करेंगे? आज 10 साल हो रहे हैं। ये वादा क्या किसान भूल सकता है? क्या ये वादा नहीं किया गया था केंद्र की सरकार द्वारा कि जब आप हमें सत्ता में लाएंगे तो हम आपको एमएसपी पर जो है उस पर लागत कीमत पर 50% का लाभ देंगे? आज सरकार, केंद्र की सरकार भी आज घोषणा कर रही है। आप सुने दिल्ली में क्या क्या चल रहा है? वो कह रहे हैं कि हमने 43% लाभ दिया है लागत मूल्य पर, और सरकार को ये मालूम नहीं है कि लागत मूल्य क्या है। आप देखें कि गेहूं की जब बम्पर फसल आ गई है देश में, 6 महीने से खबरें छप रही हैं कि गेहूं की बम्पर फसल आने वाली है, तब क्या जरूरत थी सरकार की कि 8 रुपए 9 रुपए किलो का गेहूं आपने इंपोर्ट कर लिया किसानों को मारने के लिए? क्या वो किसान का गेहूं खरीदा जाएगा? आज आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ देश में ओपन मार्केट पैदा हो गया, हमने ई मंडी पैदा कर दी है। आज भोपाल की मंडी को इंदौर से जोड़ के देख लीजिए आप, आज कहीं पर भी रेट बड़े मिल रहे हो तो कहीं पर भी बातचीत, एमएसपी से नीचे बेचने पर मजबूर है किसान। क्यों? क्योंकि वो कर्जे में दबा हुआ है। अकेले मध्य प्रदेश में एपेक्स बैंक की आप रिपोर्ट पढ़ लें, नाबार्ड की रिपोर्ट पढ़ लें, 2500 करोड़ रुपया कम ऋण बटा है। किसान को आप कह रहे हैं कि 0% ब्याज पे आप ऋण दे रहे हैं। किसान से आप कह रहे हैं कि आपसे हम 100 की जगह 90 रुपया वसूलेंगे। इसके बाद किसान आपसे जो है कर्जा लेने तैयार नहीं है। आपने उसको अर्थव्यवस्था से, आर्थिक गतिविधियों से बाहर कर दिया है। आज किसान जो है मजदूर बना हुआ है। और जो इसका कुछ जवाब चेतन सिंह से भी ले लूं, फिर आपके पास एक बार और आऊंगा। चेतन सिंह, क्या कहेंगे आप? स्थिति अनियंत्रित हो गई, असामाजिक तत्व हैं आंदोलनकारी और कांग्रेस से प्रायोजित है, इस तरह की बात करते करते क्या सरकार का ध्यान हट गया था या सरकार को लगा कि आंदोलन में कोई दम नहीं है? आंदोलन सबका अधिकार है और यह स्वतंत्र परंपराओं का निर्वहन भी करता है, लेकिन सांकेतिक और सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आंदोलन करते हैं तो समाज में एक व्यवस्था तय करता है। लेकिन जिस प्रकार से इस आंदोलन में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, हथियारों को छीनना, गाड़ियों को रोकते से ही उसमें आग लगा देना, रेल को रोक रहे हो उसमें आप आग लगा दे रहे हो, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के किसान का स्वभाव और स्वरूप, उसका चाल, चरित्र, चेहरा इस प्रकार का कतई नहीं है। इस मध्य प्रदेश के किसानों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र में निश्चित रूप से कांग्रेस और कांग्रेस के विचारधारा के साथ जो लोग काम करते हुए सारे के सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन इन सारी स्थितियों पर निगाह लगाए रखे। आज इनके नेता
अजय सिंह जी कह रहे थे कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी मुआवजा देने जा रहे हैं, ये क्या जो असामाजिक तत्व हैं उनको देने जा रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि इसमें असामाजिक तत्व कौन है कौन नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की फिजा को खराब करके मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, आखिर जलते हुए मध्य प्रदेश से आप क्या हासिल करना चाहते हो? आप माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चरित्र हनन को लेकर के कितनी डर्टी पॉलिटिक्स करना चाहते हो? इस मध्य प्रदेश का किसान जिस चाल चरित्र चेहरे का आपने यहां पर उसको स्थापित करने की कोशिश की है, मुझे तो लगता है ऐसा हमने किसान इस मध्य प्रदेश का कभी नहीं देखा। ये अहिंसा के सहारे तो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेके, वो भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सामने किसान बंधुओं को इस तरह का विषय रखने की क्या जरूरत है? आप बताइए रिजवान जी, मैं तो आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, क्या इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है? क्या ये सरकार किसानों के साथ संवेदनशील नहीं है? आज जिस परिस्थितियों पर हम बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव इस बात की चिंता की, किसान के हित को सर्वोपरि हमने रखा है, चाहे फसल का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे उनकी खरीदी पर बोनस का मामला हो, चाहे उनके सड़े गले, चाहे जिस प्रकार का अनाज हो। प्याज पिछली बार सड़ रही थी तब हमने उसको खरीदा है, और इस बार भी जब ये सारी बातें आई हैं, 8 रुपए किलो, हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य जहां मध्य प्रदेश 8 रुपए किलो में किसानों की प्याज खरीदने की बात कर रहा, तैयारी कर रहा। मूंग के दाल को लेकर के उसका समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने घोषित किया। मेरे मित्र कह रहे हैं तुअर की दाल पर किसी राज्य का समर्थन मूल्य उतना नहीं है जितना मध्य प्रदेश का समर्थन मूल्य। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से गरीब किसानों को, जो सीमांत किसान है, इन सब की बातों को, समस्याओं को सुनते हुए एक और निर्णय लिया है कि 1 साल तक जो भी इन लोगों ने कर्ज लिया है, इस पे जो भी उनका ब्याज बनेगा उसको मध्य प्रदेश शासन व्यय करेगा। आखिर मध्य प्रदेश के किसान भी हमारे अपने किसान हैं। ये महात्मा गांधी का देश है साहब, इसको हिंसा से आप नहीं सुलझा सकते। ये अहिंसा से अगर आजाद हुआ है तो अहिंसा से ही किसानों के आंदोलन को हम समाप्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सारे पक्ष सब लोग बैठ करके जब हम बात करेंगे सार्थक रूप से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस आंदोलन या इसके ये जो कल घटना हुई है उसके बाद मध्य प्रदेश का जो मीडिया जगत है वो भी उस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा। ये अलग बात है कि आज किसानों ने मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया, लेकिन एक संपादक के नाते मैंने भी एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा। मैं अपने 2 वरिष्ठ पत्रकारों की प्रतिक्रिया जानूं इससे पहले एक पत्र का कुछ अंश सुना सकता हूं, इसलिए कि वो काफी लंबा पत्र है, उसका एक अंश एक बार आपको सुनाते हैं। शिवराज जी, ये आपको क्या हो गया है? आपने सुनना बंद कर सिर्फ सुनाना शुरू कर दिया है। 6 किसानों की एक बार फिर आप रात में नहीं सोएंगे। मैंने भी किया है, आज रात नींद से जंग करूंगा। मन भारी है, सोचा इस पर कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन फिर अपने को रोक नहीं पाए। आपने कभी सोचा अपना और आम सा दिखने वाला वो शख्स कहां खोता जा रहा है? इस आपाधापी में सलाहकारों की बड़ी फौज बना ली है आपने, लेकिन क्या सलाह सुनने, समझने, चिंतन करने या अमल करने का समय आपने स्वयं को दिया है? पत्रकार वार्ता में सोमवार को आंदोलन के 2 प्रमुख कारणों पर जोर दिया गया। पहला, अब आंदोलन असामाजिक तत्व चला रहे हैं। दूसरा, यह आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। यह बयान भी सूचना तंत्र की अपरिपक्वता का उदाहरण है। सरकार के प्रति किसान अविश्वास के भाव से घिरा है। ऐसे में उसे असामाजिक तत्व कहना, उसे अनसुना करना, उससे दूरी बनाना और प्रशासन को इनसे सख्ती से निपटने के आभास जैसा है। शायद मंदसौर कांड के प्रमुख कारणों में से एक है। मंदसौर में एक दिन पहले भी तोड़फोड़, आगजनी हुई थी। पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गंभीर प्रयास नहीं किए और न ही प्रदेश और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे अपेक्षाकृत गंभीरता से लिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। आपको कुछ पहले ले चलता हूं। जब आपके मुख्यमंत्रित्व काल के 10 साल पूरे हुए तो प्रेस से मिलिए में मैंने आपसे पूछा था, उस समय पेटला वध हादसा हुआ था, कि किसी भी बड़े हादसे के बाद आप रात भर सो नहीं पाते। वो दिन कब आएगा
जब इसके जिम्मेदारों की नींद हराम होगी। लेकिन हादसे होते रहे और जिम्मेदार सोते रहे। उसके 1 साल बाद फिर आपके कार्यकाल के 11वें साल पर मैंने आपसे पूछा, आपके प्रथम कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय मीडिया की खबरों को बेहद गंभीरता से लेता था। कई बार तो हमसे सीधा संवाद किया जाता था और संबंधितों की सहायता की जाती थी, जिसमें अब खासी कमी आई है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, शिवराज सिंह चौहान की पहचान है मजबूती से अपनी बात रखना और निर्णय लेकर उस पर अडिग रहना। प्रशासनिक सर्जरी में तो आप अपने इरादे के पक्के थे, लेकिन आपके कुछ निर्णयों ने हमें चौंकाया है। आपके अनेक निर्णयों में दबाव स्पष्ट दिखता है। आपके हालिया दुर्निर्णयों ने हमें इस ओर भी सोचने को विवश किया है। वो है भिंड और हरदा कलेक्टर की पुनर्पदस्थापना। इससे ये लगा कि आपकी सरकार अधिकारियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गई है। भोपाल तनाव में भी प्रशासनिक इंटेलिजेंस नाकारा साबित हुआ है। शेष फिर रिजवान अहमद सिद्दीकी, एडिटर इन चीफ, न्यूज वर्ल्ड चैनल। मैंने अपने इस पत्र के एक संपादित अंश को आपको दिखाया है। मुख्यमंत्री को ये पत्र भी मैंने भेजा है और हम सब चाहते हैं कि शांति हो। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी किसानों से अपील करते हैं कि वो धैर्य रखें, शांति बना के रखें, बातचीत का रास्ता अपनाएं, संवाद करें और सारे लोग मिलजुल कर, क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, क्या किसान, सब मिलजुल कर इसका एक बेहतर रास्ता निकालें। अगर शांति होगी तो प्रदेश की प्रगति होगी। हम एक बार फिर किसानों से अपील करते हैं। देवेश कल्याणी जी, आज दिन भर जिस तरह का घटनाक्रम रहा, उसके पहले जिस तरह का माहौल रहा, उन सारे चीजों के बीच ये सारी घटनाक्रम, इस सारे आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? आखिर क्या कमी रह गई जो इतना आक्रोश उबल पड़ा? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि कमी सरकार की या शासन प्रशासन की दृष्टि में रही है। कहीं मैं लिख रहा था और सुन भी रहा था कि आंदोलनकारियों के कुछ जो स्वयंभू नेता हैं, इन्होंने कहा कि हम पिछले 3 सालों से सीएम को लगातार पत्र लिख रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी ओर कुछ ऐसे संगठन है, एक जो बड़ा चेंज आया है पॉलिटिक्स में कि अब किसानों के या कर्मचारियों के संगठन जो हैं वो पार्टियों के पीछे लग्गू हो गए या पार्टियों ने अपने अपने संगठन खड़े कर लिए। जो जिस पार्टी का संगठन होता है और अगर उसकी सत्ता है तो ये तय मान के चलिए कि विषय सही हो या गलत हो, वो वही सुनेगा जो उसकी पार्टी की लाइन है या वो वही कहेगा जो उसकी पार्टी की लाइन है। ऐसी स्थिति में वो संगठन किसानों के या जिस किसी भी विषय पे बने उसके संगठन तो रह ही नहीं जाते हैं। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश की थी। मैं इसी साल के 2016 के आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी हुई 2 चीजें बताना चाहता हूं, आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। 17 राज्य जो कि करीब करीब आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को कवर करते हैं, इसमें किसानों की औसत आय है 20,000 रुपए महीना। इस आय में कितने लोग एक बेहतर घर चला सकते हैं, कोई गाड़ी चला सकते हैं, सोच के बताएं। मैं कल रात की एक घटना से कांप गया था। रात 11 साढ़े 11 बजे के लगभग में कहीं से लौट रहा था और हमारे शहर के आउटस्कर्ट अयोध्या नगर में एक मंडी है। सोचा कि यहां से चलते चलते कुछ ले लिया जाए। अंधेरा हो चुका था, मंडी उठ रही थी और एक किसान ने बिल्कुल गिड़गिड़ाने के अंदाज में कहा था, बाबूजी 10-10 रुपए में जो जो चाहो वो ले लो, नहीं तो फेंक के जाना पड़ेगा। हमने किसान को आत्मनिर्भर या अन्नदाता बनाने की बजाय भिखारी बना दिया। उसने जिस तरह से याचना की थी
वो अपने आप में उद्वेलित करने वाला था। और एक और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, 1970 से 2016 के बीच गेहूं के समर्थन मूल्य की जो बढ़ा है वो केवल 19 गुना बढ़ा है, लेकिन टीचरों, बाबुओं, नेताओं, इनकी जितनी तनख्वाहें हैं, प्रशासकीय अधिकारी भी शामिल हैं उसमें, सब 100 गुना से ज्यादा है, लगभग 150 गुना तक, 100 से 150 गुना तक। और किसान की आय 19%। इसका मतलब यह है कि हम उसकी लागत को कम करने में असफल रहे, उसकी लागत बढ़ती रही, आय घटती रही, लगातार अनसुनी होती रही। जितनी भी बातें हुई हों, जितने भी सरकारों ने निर्णय लिए हों, चाहे वो अभी की सरकार हो, चाहे 1970 तक के पीछे तक खसकती हुई सरकार, किसी को भी इससे बख्शा नहीं जा सकता। इन्होंने किसानों के साथ जो किया है उसकी वजह से आज किसान इस स्थिति में है कि एक अंदर अंदर जैसा लावा अंदर अंदर खलबलाता रहता है। सरकार ने ठीक बोला, उनको शायद बात करने के लिए कोई योग्य प्रतिनिधि नहीं मिल रहे थे आंदोलन के, होंगे तो मिलेंगे, स्वतः स्फूर्त थे। कहीं से 4 लोग इकट्ठा हो गए और 2 तमाशा करने वालों के साथ हो जाते हैं तो 4 और 4 8 हो जाते हैं। हो सकता है उसमें बाहर के लोग घुसाए हों, हो सकता है उसमें गुंडा तत्व घुसाए हों, लेकिन इस बात से कोई सरकार, कोई व्यवस्था इनकार नहीं कर सकती कि सबसे ज्यादा अनदेखी अगर किसी की हुई है तो वो किसान की हुई है। और उसका लाभ हो सकता है किसी ने उठाया हो, या वास्तव में किसान का गुस्सा इस लेवल पे आ गया हो कि वो आर या पार। ऐसा नहीं है कि किसान का गुस्सा केवल मध्य प्रदेश में फूटा है और पहली बार फूटा है। इस तरह का गुस्सा हमने हरियाणा में भी देखा है। इस तरह का गुस्सा जाट आंदोलन के समय की चीजें देख लें, सारे किसान थे। मीणा आंदोलन के समय की चीजें देख लें राजस्थान की, वो लोग भी किसान थे। गुस्सा नया नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो तेवर आया है ये नया है। सारी सरकारों को, प्रशासन को, सो रहा था क्या प्रशासन? इतना मामला खतबताता रहा, पूरी इंटेलिजेंस सोई थी, किसी को इस बात का अंदाज तक नहीं था, भनक तक नहीं थी कि मामला इस लेवल पे बिगड़ेगा। ये बिल्कुल वैसी घटना है जैसी 2010 में यहाँ पे किसानों ने पूरी राजधानी को बंधक बना लिया। बिल्कुल आज भी हो सकता है। आप तय मान के चलिए कि अगले 2, 4, 5 दिनों में कभी भी हो सकता है। बगैर बोले अगर यहाँ किसान आ गए चारों दिशाओं से तो क्या कर लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देवेश जी, विजय दास, आपसे भी समझना चाहता हूं ये कि ये आंदोलन जिस तरह से दिख रहा है, बेतरतीब है, असंगठित है, कोई कहीं भी कुछ भी हुड़दंग करने को आमादा है, कोई संघर्ष, किसी भी तरह का संघर्ष हो रहा है, सड़कों पर फसलें फेंकी जा रही हैं, दूध बहाया जा रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, और आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन किसी एक सूत्र में नहीं है, बस आक्रोश है, मन में जो गुस्सा था उसका इजहार अलग अलग जगह अलग अलग अंदाज में हो रहा है? इस मामले में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा मध्य प्रदेश सरकार और किसान के बीच का मुद्दा है। बीच में जो सरकार की तरफ से अल्फाज आए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें असामाजिक तत्व घुसाए हैं, वो किस आधार पर उन्होंने कहा? मुख्य सचिव और डीजीपी कमरे में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि साहब इसमें तो असामाजिक तत्व आ गए हैं, गुंडे आ गए हैं। जब आप उस किसान को, जिस किसान का गुंडागर्दी से कोई लेना देना नहीं है, उस किसान को जिनका असामाजिक तत्वों से कोई लेना देना नहीं है, आपने उनके ऊपर ढोल दिया कि साहब ये असामाजिक तत्व हैं, ये गुंडे हैं। वो किसके कहने पे? डीजीपी ने कहा, मुख्य सचिव ने कहा, किसके आधार पर? उनने कहा कलेक्टर ने बताया, एसपी ने बताया। कलेक्टर और एसपी को किसने बताया? तहसीलदार और टीआई ने बताया। तो जब तहसीलदार और टीआई ने बताया, कलेक्टर और एसपी ने बताया, मुख्य सचिव और डीजीपी ने बताया कि साहब इसमें असामाजिक तत्व आए, इनको कुचलना चाहिए, जब ये अल्फाज आने लगे तब किसान को गुस्सा आया। और ये जो गुस्सा आया है वो स्वप्रेरित गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा जो आया है ये किसी न किसी जलते हुए आग में घी डालने वाला गुस्सा है।
तो इस बात को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बेहतर, देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नीयत खराब है, हम इस मामले में कभी नहीं कहते। उन्होंने किसानों के मामले में हर समय आगे बढ़कर ही निर्णय लिए, आगे बढ़कर ही फैसला किया है। आज कोई 1 करोड़ का जो मुआवजा दे रहे हैं, कोई हर किसी के बस की बात नहीं है कि 1 करोड़ का मुआवजा डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने रातों रात जब उनकी नींद उड़ी तब उनको समझ में आया कि नहीं, किसान के शहीद होने का मतलब इस देश में ये होना चाहिए कि उनको उसकी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए, तो उन्होंने इज्जत बख्शी है, अवार्ड दिया है, तो हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन जहां तक असामाजिक तत्व या गुंडागर्दी के समावेश का सवाल है, देखिए कांग्रेस के लोगों में तो उतना दम ही नहीं रहा कि इतना बड़ा कोई आंदोलन करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस की झोली में डाल दिया कि साहब ये कांग्रेस के लोगों ने किया, ये कांग्रेस के लोग भड़का रहे हैं। तश्तरी में आंदोलन कांग्रेस को दे दिया, अरे जबकि आप बताइए बंसीलाल गुर्जर कौन है? बंसीलाल गुर्जर तो भाजपा का आदमी है ना, वो तो भाजपा का नेता है ना। तो भाजपाई के आंदोलन जो एक शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, उसको असामाजिकता और गुंडा तत्वों के समावेश से आग में बदल दिया गया। तो ये जो चूक हुई है, प्रशासन की चूक जो हुई है, उस चूक को सुधार करने की जरूरत है, और वो जरूरत तब पूरी होगी जब मुख्यमंत्री स्वयं सामने आएंगे। आप इनके मंत्रियों का हाल तो देखिए, कोई मंत्री किसान से बात करता है? आपका किसान कल्याण मंत्री है गौरी शंकर बिसेन, वो केवल सप्लाई के धंधे में लगा रहता है। अभी 3-4 दिन पहले पूरे मध्य प्रदेश के डीडीएस को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं जिसको जिसको कहूंगा उसी को सप्लाई देना। क्या उसको किसान से मतलब है? क्या वो सूर्य प्रकाश मीणा जो है, जो हार्टिकल्चर के मिनिस्टर हैं, उनको क्या किसानों से मतलब है? कभी इन लोगों ने किसानों की बात नहीं की। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपने प्रभार के जिले में जाएं, किसानों से बात करें, संवाद कायम करें, बिल्कुल संवाद कायम करें। ये जो समझ और सूझबूझ देर से आई है, शायद ये पहले रहते आती तो ये नौबत ही नहीं आती, पहले आनी चाहिए थी, तो ये शायद नौबत नहीं आती। बिल्कुल। खैर अभी भी कुछ मैं आपको रोकना चाहूंगा। नरेश, कोई अपील करना चाहेंगे? आप एक किसान हैं, कोई अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से किसान सड़कों पर हैं, आप कहते हैं वो किसान हैं, सरकार उन्हें असामाजिक तत्व ही मानती है, लेकिन कई तरह के वो हैं, लेकिन वो जिस तरह से आक्रोशित हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे उनसे? सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज तो ये है कि इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ 70% किसान हैं। जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर आधारित है, उन किसानों को गोली मार दी जा रही है। बरेली में मंडी के अंदर 4 किसानों को, इसी सरकार ने बरेली में 4 किसानों को गोली मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद में आज मंदसौर में देख लीजिए, कल 6 किसानों को गोली मार दी गई। वो किसान बेचारा ठंड में, बारिश में, कीचड़ में, खेतों में काम कर रहा है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, और ये लोग उनको गोली मार के। बिल्कुल, कोई अपील करना चाहेंगे आप, इसलिए कि आप इस आगे ये नौबत ना आए इस तरह। मैं आपके माध्यम से और सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसानों की बात को समझी जाए, सुनी जाए, उसकी लागत मूल्य के हिसाब से उसकी कीमत तय की जाए। बिल्कुल नरेश। भूपेन गुप्ता, जल्दी से आप अपनी बात कहें। मुझे थोड़ा समय दिए, मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें आपसे करना चाहता हूं, इसलिए कि वक्त की कमी है। देखें, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी, जैसा कि जो है, मैं क्षमा चाहूंगा हमारे विजय दास जी से, जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया, और मुझे पारितोषिक जो है, मुझे इस शब्द पर आपत्ति है। उन्होंने कहा ये सम्मान है, ये सम्मान नहीं है, ये जो है, ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने गोली चालन के तत्काल बाद कैबिनेट की बैठक की। उस बैठक में 5 लाख रुपया मुआवजा अनाउंस किया गया। उसके घंटे भर बाद जो है फिर से बैठक हुई, उसमें जो है 10 लाख रुपया मुआवजा घोषित किया गया। उसके बाद फिर जो है रात को जो है 1 करोड़ रुपया उसको मुआवजा किया गया। ये सौदेबाजी है, ये सम्मान है? आप किस चीज की कीमत तय कर रहे हैं? ये सरकार के सोच का ढंग, सरकार के सोच का तरीका, और सरकार किसानों के पास किस तरह की, मैं बताना चाहता हूं आपको, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का निर्णय है कि हमको जो है कि जो कृषि का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 27% से 14% पर लाना है। ये उस नीति पर काम कर रहे हैं ये लोग।
और आपसे मैं दूसरी बड़ी बात कहना चाहता हूं कि अभी भी सरकार जो है जिस रास्ते पे जाए, किसका बयान था ये कि होंगे कोई कक्का जी और चच्चा जी, ये इनकी पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा था। ये आग में घी आप डाल रहे थे, आप कांग्रेस पर ढोल रहे हैं इस बातों को। अभी मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने कांग्रेस का कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कांग्रेस को तो आंदोलन दे दिया, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। आपकी सरकार जो है दिन भर से, अभी कल से रामायण चला रही है कि हमने गोली नहीं चलाई, तो फिर आपने जांच क्यों बैठाई है? आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आपका गृह मंत्री क्लीन चिट दे रहा, मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे रहा और न्यायिक जांच भी हो रही, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। आप जांच को प्रभावित कर रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, सत्ता में भी बैठे हुए। इस जांच का क्या अर्थ है जिसकी क्लीन चिट पहले से सरकार ने बांट दी है? ऐसी जांच का क्या अर्थ निकलेगा जिसका कोई दायरा तय नहीं हुआ है और उसके पहले परिणाम घोषित हो गया है? ये बाद में सरकार ने बाद में क्या सुधारी है? तो आप बताइए। अभी भी बयान आ रहा है, अभी डीएम कह रहा है कि कोई हमने गोली चलाई नहीं, वो कह रहा उन्होंने नहीं चलवाई, टीआई ने चलवाई। टीआई को पावर है क्या? इससे ज्यादा असंवैधानिक कोई सरकार हो सकती है जिसमें टीआई अपनी मर्जी से गोली चला दे? चलिए भूपेन ये सवाल है। भूपेन जी, चेतन जी से पूछ लूं इस पर जी, कुछ कहना चाहते हैं? चेतन जी से पूछ लूं, वक्त की कमी है। गुदगुदी हो रही है, लेकिन किसान को देने के लिए पैसा नहीं है इस सरकार के पास। चलिए चेतन जी, आप कुछ कहेंगे? बहुत ढेर सारे सवाल हैं। 5 लाख, 10 लाख, फिर 1 करोड़, और आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि गोली किसने चलाई। देखिए रिजवान भाई, किसी की मौत की कितनी भी आप कीमत दे दो, मुझे लगता है कि कम है, वो बहुत कम है जी। किसी के प्राणों का अगर हम करेंसी से मूल्य करें तो ठीक नहीं, फौरी तौर पर हम राहत दे सकते हैं, उसके परिवार के आने वाले समय में व्यवस्था हो जाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए वो सारे प्रयत्न किए हैं कि उनके जो इनकम है वो दुगनी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के सरकार का जो रोड मैप है 2022 तक का पूरा विजन तैयार था कि किसी भी तरह से सरकार और संगठन मिलकर के इस तरह की नीति बना करके लाएं कि किसानों की जो वर्तमान आय है उसमें उनकी आय दुगनी हो जाए। पानी का सेक्टर ले लो, बिजली का सेक्टर ले लो, 2.5 हेक्टेयर के अगर किसान है, अगर उसको बिजली की आवश्यकता है तो हम 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हम कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन हमने किसानों के जीवन में सुधार लाने का बिजली की बात आप कर रहे हैं चेतन जी। नरेश कल मेरे साथ बैठे थे, नरेश पाटीदार, ये नरेश पाटीदार कल मुझे बोल रहे थे कि बिजली में जो भी है वो बिजली दे ही नहीं रहे हैं आप। ये इनका ये सवाल था कि बिजली आप दे नहीं रहे हैं, अधिकारी चिंता नहीं करता, अधिकारी का व्यवहार बहुत खराब। सर मैं इस विषय पे बोलना चाहूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं नरेश जी वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है। मैंने आपको मौका दिया था, अब वक्त नहीं है, मैंने बता दिया आपकी बात। रिजवान भाई, जब देश स्वतंत्र है जी, लोग अपनी बात अपने तरीके से कह सकते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहता हूं कि भले ही हम सरकार में हो, अगर कितनी भी व्यवस्थाओं के साथ अगर इतनी अव्यवस्था है जितनी आप बता रहे हो, तो निश्चित रूप से इसको शासन के कानों तक लाना चाहिए ताकि जू रेंगे। और जो लोग इस तरह की बात केवल निहित आलोचना के तहत कहते हैं या राजनीतिक आधार पर करते हैं, तो ऐसे लोगों की निंदा भी होना चाहिए। समाज में अगर किसी ने वास्तव में अच्छा काम करने की कोशिश की है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए। नरेश एक आम किसान है और उन्होंने 7 लाख हेक्टेयर भूमि, नरेश जी हो चाहे कोई, आप पूछ लीजिए इनसे, 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित एरिया हुआ करता था 2003 में, आज हम 37 लाख तक आए हैं। ये हमने परोपकार नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने मध्य प्रदेश के किसानों को हित। लेकिन आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो खरीद का इंतजाम भी तो करेंगे, भंडारण का इंतजाम भी तो करेंगे। पशुपालन को हमने बढ़ावा दिया है, आप फूड प्रोसेसिंग लाकर सही समय पर आकलन नहीं करेंगे, अनावारी क्या है उसके आकलन अगर आप सही समय पर नहीं करेंगे, भंडारण की व्यवस्था नहीं करेंगे। पिछले बार पूरी प्याज आप कह रहे हैं सड़ी हुई प्याज ले ली, हमने भी देखा, पूरी प्याज ले ली, सड़ा डाली, और उसके बाद इस बार भी आपने प्याज फिर लेंगे, आप फिर सड़ा देंगे। इस बार जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो रहा है। प्याज के भंडारण नहीं कि हमने साल भर में पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी क्या पैदा नहीं होता, पैसा तो इस मध्य प्रदेश से जनरेट होता है। जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि जनता का पैसा, अरे जनता के पैसे से ही सारा प्रशासन चल रहा है। आज सारे प्रदेश का जो विकास मिल रहा है कि जनता के पैसे की, वही जनता का रेवेन्यू 2003 तक आपको भी आता था, तब आप बिजली पानी सड़क तक की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, रोटी कपड़ा मकान का चिंतन आप नहीं रख पाते थे। इतिहास से सबक ले लीजिए, इतिहास से सबक लेना चाहिए। अगर परिस्थितियां, चेतन जी मेरा सवाल ये है, चेतन जी मेरा अगर अकेले भावनाओं में तब्दील करेंगे। चेतन जी, नरेश बहुत कुछ कह रहे थे,
कई तरह की जीन्स बता रहे थे जिनकी अभी कोई समर्थन मूल्य नहीं जारी किया, या उनकी खरीद होगी कि नहीं, पर किसान का वो उसका उत्पाद का कोई लाभ मिलेगा कि नहीं, वो एक अलग सवाल है। सवाल प्याज पर ये करते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐतिहासिक प्रदेश है, एक ऐसी ऐतिहासिक कदम उठाया उसने, लेकिन पिछले बार प्याज सड़ गई, इस बार भी प्याज के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं की, इस बार भी व्यवस्था नहीं की। किसी किसान की इतनी ताकत हो सकती है क्या कि जून तक अपनी प्याज को रोक भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं की? के बाद से आना शुरू हो जाती है। क्यों नहीं हमने समय रहते उसकी कोई व्यवस्था की? समय रहते क्यों नहीं खरीदा? इस तरह का कई सवाल है कि चेतन जी। देखिए, निश्चित रूप से सवाल अपनी जगह वाजिब भी हैं, लेकिन सरकार जो किसानों को राहत देने का काम कर सकती है वो काम हमने करने का प्रयास किया है। और जहां तक भंडारण की व्यवस्था है तो खाद का भंडारण अगर इस हिंदुस्तान के किसी राज्य में हुआ तो मेरे मध्य प्रदेश में हुआ है। हमारी सरकार ने क्या है, प्याज का भंडारण करने की आवश्यकता पड़े, निश्चित रूप से कई गोदाम आज भी खाली पड़े हैं, उन गोदामों को सरकार किराए पर लेगी, अपने सोर्स से उसकी कुछ व्यवस्था करेगी। लेकिन सरकार एक तरफ काम भी करे, दूसरी तरफ नुक्ता चीनी भी निकाले, ये दो चीजें एक साथ निकालेंगे। चेतन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद, इसलिए कि हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। अगर आप हमारे साथ आगे भी होते तो अच्छा होता, लेकिन आपको कहीं जाना है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। अब हम अपने वरिष्ठ पत्रकारों से फिर एक बार मैं उनके तरफ मुखातिब होता हूं। देवेश जी, एक बार फिर मैं आपकी तरफ। मैं इसके पहले की चेतन भाई चले, देवेश कल्याणी जी, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। देवेश कल्याणी जी, जी 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 एक एक्चुअली क्या है कि मुनव्वर राणा साहब एक शायर हैं जी, और वो अभी आईसीयू में हैं जी। तो चेतन भाई के जाने से पहले मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, और कभी देखा है कि पत्थर पे कोई बेल लगती है, कोई भी अंदरूनी गंदगी कभी बाहर नहीं आती। हमें तो इस हुकूमत की भी किडनी फेल लगती है। तो वाकई स्थिति ऐसी है, किसान की प्याज आ जाती है मार्च में, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तीसरा 3 महीने। अगर जिस किसान के पास 3 महीने अपनी फसल रोकने की ताकत होगी तो वो खुद किसी शीतगृह में ले जाके रख देगा। आपको क्या लगता है वो नाली में फेंकेगा क्या? वो अपने खेत से निकाल के, आप किसान हैं, आप बताइए मुझे, किसी किसान की इतनी ताकत होती है कि 3 महीने अपनी फसल रोक के रख ले? अगर व्यवस्थाएं होती तो वो सरकार पे आधारित क्यों होता? पहली चीज तो ये है। चलिए नरेश जी, हाँ बिल्कुल, देवेश जी और कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं नरेश जी को सुनना चाह रहा था। हाँ, वो कह रहे हैं संभव नहीं है, हम आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो किसान पुत्र हैं, बस वो बोलना जानते हैं साहब और कुछ नहीं करना जानते हैं। बेसिक कहानी किसान की बहुत खराब है। आज भी निर्णय लिया, आज भी उन्होंने कई निर्णय देखिए नरेश जी, उन्होंने आज भी कई निर्णय लिए हैं। अब चेतन जी नहीं है तो कभी कुछ मुझे भी बताना पड़ेगा इस पूरे इस चर्चा के दौर में आप लोगों को, इसलिए मैं अब उस दिशा में जाने से बेहतर इस बात पर जाना चाहता हूं कि क्या बेहतर निर्णय लिए जाने चाहिए, क्या कितना संवेदनशील होना चाहिए प्रशासन को। मैं इस विषय में जरूर कुछ कहना चाहता हूं कि चाहे सरकार ने जो कहा है कि वो जो भी उसका लागत मूल्य है, दूध का उत्पादन होता है एक बहुत साधारण सी चीज है जी, और खली और चूनी का अगर हम जो भैंस को खिलाई जाती है और जो उसको रखने के लिए जो एक जिसको आप कहें कि हाली होता है या नौकर होता है, जो भी हम शब्द इस्तेमाल करें, उसका अगर हम खर्च निकाल लें और भैंस जितना दूध देती है उसको एवरेज निकाल लें, क्योंकि किसान कोई व्यापारी नहीं होता, इसलिए वो गुणा भाग नहीं करता, उसके पास अपनी जमीन होती है जिसका वो कभी ये हिसाब नहीं लगाता है कि इसका लैंड का किराया कितना है, वो कितना है, वो उसका हिसाब नहीं लगाता है, तो शायद वो उसको किसी तरह से खींच तान के पूरा करता है। अगर हम बहुत ईमानदारी से आकलन करने लग जाएं तो किसान को घर में जो उसकी लागत है वो 32 से 35 रुपए लीटर में दूध पड़ता है उसको। मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं पड़ता है। बिल्कुल अगर 32-35 रुपए लीटर का उसको दूध मिलता है, वो घर में उत्पादित कर रहा है और 32 ही रुपए में बेच देगा तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? हमने कभी पूरी जितनी सरकारें हैं, मैं फेल्योर किसी एक सरकार का नहीं बोलता, प्रदेश सरकार का नहीं बोलता, मैं 70 से लेकर अभी तक के आर्थिक सर्वेक्षण की बात की थी मैंने कि किसान की जो आमदनी है या किसान की जो समर्थन मूल्य जो आपने देना शुरू किया वो केवल 19% तक बढ़ा, 19 गुना, और ये 150 गुना, 150% तक। मतलब ये असमानता की हद नहीं है। अगर इस एक लागत की बात की जाए तो सरकारों को का ये नहीं चाहिए था कि इसकी चलिए
दुनिया के बहुत सारे कृषि सिस्टम जो है वो सब्सिडाइरी सिस्टम पे जी रहे हैं, बहुत सारी दुनिया भर में। केवल हिंदुस्तान कोई बहुत एहसान नहीं कर रहा किसानों पे, क्योंकि किसान एहसान कर रहे हैं बाकी पूरी जनता पे। वो उनको खाना खिलाते हैं, वक्त पे भोजन की व्यवस्था मुहैया कराते हैं। क्या हम ये व्यवस्था नहीं कर सकते थे, क्या ये सरकारें व्यवस्था नहीं कर सकती थी कि किसान जो अन्न उत्पादित करता है, किसान जो भी उत्पादन करता है, उसका लागत मूल्य घटाने के प्रयास किए जाते, जहां सब्सिडाइजेशन की जरूरत होती, व्हाटएवर, लेकिन उसका लागत मूल्य अगर घटाया जाता तो निश्चित तौर से उसके लाभ का प्रतिशत ज्यादा होता। सरकारें मूल्य बढ़ाने में डरती इसलिए कि 60 रुपए किलो प्याज हो जाते हैं तो सरकार गिर जाती है। वो तो लागत पैसा कभी किसान की झोली में नहीं जाता, तो लागत वो बिचौलियों और शीतगृह वालों की झोलियों में जाता है। एक बेहतर मंडी देती, प्याज रोक के रखते, एक बेहतर मंडी देती, एक बेहतर गोदाम देती, बहुत सारी एक बेहतर अवसर देती, बहुत सरकारें कर सकती थी। मंडी और गोदाम अपनी जगह, लेकिन लागत कम करने के प्रयास तो करते। अगर आपको जनता को उसको कम दामों तक पहुंचाना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसान का शोषण हो जाए। बिल्कुल। क्या कहेंगे विजय दास साहब? मैं तो इस मामले में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जरूरत क्या है जी? लागत मूल्य कम करना, किसानों को उसकी कीमत देना, समर्थन मूल्य तय करना, ये सब सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन आज जो आग भड़की हुई है, जो सड़कों पे आग लग रही है, जिससे बाल बच्चे परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही, उसका हल ढूंढने के लिए सरकार क्या कदम उठा दी। जरूरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री घर में बैठने की बजाय वहां अपनी चौपाल क्यों नहीं लगाते हैं, जहां उनको क्या उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, क्या उनके पास पुलिस फोर्स की कमी है कि वो जाएंगे या कुछ बलवा हो जाएगा। वहां जाकर मंत्रियों को भी जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए और ये हल ढूंढना चाहिए कि आखिर किसान चाहता क्या है। इनने जैसा भूपेंद्र भाई ने कहा ना, ये स्वफूर्त आंदोलन है, वहां कोई नेता नहीं है, सब नेता हैं, जितने आंदोलनकारी सब नेता हैं। तो हर जगह अलग अलग जगह पर जाकर उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की जाए। और मुझे तो लगता है कि उनका जो 32 सूत्री मांग है, उसमें एक सबसे बड़ी मांग है जिसकी जरूरत है, तत्काल पूरी करनी चाहिए। वो ये कि न्याय से वंचित रखा गया किसानों को कोर्ट जाने के लिए, मुआवजा के लिए कोर्ट जाने का जो अधिकार छीन लिया गया है, उस अधिकार को तत्काल वापस देना चाहिए। वो अधिकार यदि तत्काल वापस दे दिए जाए तो आंदोलन आधा खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। नरेश पाटीदार आप हमारे साथ जुड़े। बात और कहना चाहूंगा, जो न्याय जरूरी वो ये है कि इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकना, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसानों की दर्द क्या है, किसानों की रजा क्या है, उसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। नरेश पाटीदार आप, भूपेंद्र गुप्ता आप भी कुछ कहना चाहते हैं? खत्म करने दीजिए। आदरणीय दास साहब ने स्वयं बताया था कि इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के किसान कर रहे हैं, तो जाहिर है राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है। चलिए, और अब मुझे लगता है कि आप सभी सहमत होंगे कि हम किसानों से अपील करें कि अब ये जो उग्र आंदोलन है वो ना करें, अपना आंदोलन गांधीवादी तरीके से करना है तो वो करें और अपनी बात रखें, बेहतर ढंग से रखें, सही मंच पर रखें और सही व्यक्तियों से सर्वदलीय बैठक बुलाए, व्यक्तियों से बात करें। बिल्कुल। सरकार को भी सारे पक्षों को, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या आंदोलनकारी हो या आंदोलनकारियों के कई धड़े हों, सबको अगर सरकार एक साथ बैठती है, एक बात करती है, तो जाहिर सी बात है वातावरण अच्छा होगा और वातावरण अच्छा होगा तो प्रगति भी होगी। भूपेंद्र गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, नरेश पाटीदार आप हमारे साथ जुड़े, देवेश कल्याणी आप हमारे साथ जुड़े, विजय दास आप हमारे साथ जुड़े और चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि हम किसानों से अपील करते हैं कि वो किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न होने दें, आगजनी जैसी चीजों को वो खुद आगे बढ़कर रोकें, लोगों को परेशानी से बचाएं। यातायात बाधित हो रहा है, हाईवे जाम हो रहे हैं, लोगों को परेशानी से बचाएं। जाहिर सी बात है, आप अनाज उगाते हैं तो देश के काम आता है, लेकिन आप देश के लोगों को इस तरह के संकट में न डालें, खुद भी संकट में न पड़े। प्रशासन की धैर्य रखें और
बड़े दिल के साथ एक बार सब मिल बैठकर बात करें और शांति का माहौल बनाएं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।